जुमे के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेयरिंग शुरू हुई 3 रुकनी बेंच की, तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उस बेंच के दौरान जब बहस चल रही थी तो उस दौरान वो आपदीदा हो गए और उनकी आवाज़ के अंदर रिक्कत आ गई। और ये ख़बर अब बहुत चली और बहुत से लोगों ने तबसरा भी किया, और तबसरा करने के बाद सब लोग, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया और कुछ लोग सीरियस भी हुए इस पर। लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भी अजीब सा लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़ा इदारा, और उसके चीफ और उनके असहाब के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही मजबूत लोग होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों पर जज्बाती नहीं होते, तो ये क्यों आपदीदा हो गए। तो जब मैंने ख़बर को डिटेल से पढ़ा, डिटेल से जाना, कुछ रिपोर्टर से रब्ता किया, और हमारे जो दोस्त हैं, जो एडिटर हैं इसके, मशकूर साहब, उनसे भी मैंने पूछा, तो ये इन्होंने बताया कि वो बेसिकली जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब की बात करते करते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपदीदा हो गए थे। तो मैंने जब वो खबर डिटेल के साथ पढ़ी तो पता चला कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान वो चंद जजेस में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इस्तीफ़ा देने के बाद वो जब चले गए थे तो ज़ाहिर उमर अताब बंदियाल साहब उनको रोकते रहे, कुलीग थे उनके, और ये चाहते थे कि वो इस्तीफ़ा ना दें। लेकिन जब वो पूरी डिटेल के साथ मैंने वाक़या पढ़ा तो मैं चाहता हूँ वाक़या आपके सामने रखूँ। पहली बात तो ये है कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब जस्टिस हमूदुर रहमान साहब के साहबजादे थे। और जस्टिस हमूदुर रहमान कौन थे? जस्टिस हमूदुर रहमान बंगाली थे, और पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत नाम है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे वो जब 1971 का सानिया हुआ। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन बनाया। और हमूदुर रहमान कमीशन क्यों बनाया गया? उसने ये रिसर्च करनी थी कि पाकिस्तान आखिर टूटा क्यों और किसका ज़्यादा कसूर था इसमें। तो जस्टिस साहब ने बड़ी अरकरेज़ी के साथ, बड़ी तहकीक के बाद, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करने के बाद एक हमूदुर रहमान रिपोर्ट बनाई थी। वो आपको याद होगा कि बड़ी रिपोर्ट, और वो बड़ी शानदार रिपोर्ट थी, और उसके अंदर पाकिस्तान की सारी बैकग्राउंड लिखी गई थी। फिर जो सानिया पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान है, उसकी डिटेल लिखी गई थी। पर उसमें गाइडलाइन दी गई थी कि पाकिस्तान में अगर बाकी पाकिस्तान को अगर हमने बचाना और चलाना है तो फिर फ़ौज का क्या किरदार होना चाहिए, एयरफोर्स का क्या किरदार होना चाहिए, नेवी का क्या किरदार होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार होना चाहिए, आइन का क्या किरदार होना चाहिए, सियासतदानों का क्या किरदार होना चाहिए, और इसके साथ साथ बिजनेसमैन, बाकी सब कम्युनिटी जो है उनका क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बड़ी मुफस्सल किस्म की रिपोर्ट थी। लेकिन वो रिपोर्ट क्योंकि बेदाग और बेबाक थी, हर किस्म के मामला से आज़ाद थी और क्लियर थी, तो उसे किसी हुकूमत ने भी रिस्क नहीं लिया कि इसे ओपन किया जाए। तो बड़ा प्रेशर डाला जाता रहा, बड़ा मुतालबा किया जाता रहा कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को ओपन करे, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक ये रिपोर्ट ओपन नहीं हो सकी थी। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये ओपन हुई, लेकिन उससे पहले इसकी ट्रेजेडी ये है कि उससे पहले ये रिपोर्ट इंडिया में छप गई थी। ये यहाँ से किसी ने चोरी की, इंडिया स्मगल की, और इंडिया के अखबार में एक में पहुँची, और उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब जब वो पब्लिश हो गई तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हो गई कि वो भी इस रिपोर्ट को ओपन कर दें। तो इस रिपोर्ट को 90% ओपन कर दिया गया, 10% अभी भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो अभी भी छुपा हुआ है, वो लोगों के सामने नहीं आ सका। तो जब ये रिपोर्ट खुली तो उसको पता चला कि जनरल याह्या खान का क्या किरदार था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या किरदार था, उस वक्त नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ थे उनका क्या था, और इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी ने जो उस गंदा किरदार अदा किया उस दौर में, जो सियासतदानों ने गंदा किरदार अदा किया, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई थी। जस्टिस हमूदुर रहमान बांग्लादेश के बनने के बावजूद बांग्लादेश नहीं गए, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुकीम रहे। उन्होंने अपना काम किया, रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद वो लाहौर में सेटल हुए। और उनके जो साहबजादे हैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, उनके साहबजादे हैं, ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के वकील थे। फिर ये इंडक्ट हुए अदलिया के अंदर, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस से 2011 में इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ये 2013 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे 2 साल, और इसके बाद फिर एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो ज़ाहिर है ये इस्लामाबाद की पहली हाई कोर्ट थी, तो इस हाई कोर्ट में हर किस्म के मुलाजम की ज़रूरत थी। तो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने 2 सालों के अंदर 70 मुलाजम रखे। अब ये जो 70 मुलाजम से वो पीएन से लेके सेक्रेटरी तक हर किस्म का मुलाजम उसमें शामिल था, क्योंकि ज़ाहिर हाई कोर्ट नहीं बनी और उसमें मुलाजमीन की ज़रूरत थी। अब चीफ जस्टिस जो थे वही अथॉरिटी थे, उन्होंने अपॉइंट करना था। गो एक कमेटी भी थी, लेकिन उस कमेटी का किरदार इतना अहम नहीं था जितना चीफ जस्टिस का अहम था।
तो 70 मुलाजमीन को भर्ती किया गया। उसके बाद 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। जब चले गए तो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एक कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ कि ये जो 70 तकर्रियाँ हुई हैं ये गैर आइनी, गैर कानूनी है, इसमें क़वायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। और उसके बाद ये जो केस था ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के ख़िलाफ़। तो ये एक बड़ी शॉकिंग ख़बर थी जस्टिस साहब के लिए कि मैं एक ऑनरेबल बाप का बेटा हूँ और ख़ुद मैंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया ज़िंदगी में। तो आज तक मेरे करियर पे कोई धब्बा नहीं लगा। तो मुझे किस किस्म का नोटिस मिल गया कि अब मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होऊंगा कि मैंने 70 मुलाजमीन गलत रखे हैं। तो ये उनके लिए बड़ा धचका था। तो फिर इन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया। तो उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस किस्म के इशूज़ आते रहते हैं ज़िंदगी में अपने असाब मजबूत रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मैं सलाम पेश करूँगा। जो उनके अल्फाज हैं वो बड़े शानदार अल्फाज हैं और मेरा ख्याल ये है कि इन अल्फाज को अदा करने के बाद उमर अताब बंदियाल साहब भी आबदीदा हो गए, बल्कि मैं ख़ुद इस वक्त एक करब से गुजर रहा हूँ कि जो उस अजीम आदमी ने अल्फाज बयान किए थे। उन्होंने कहा था जी, मैं अपने मरहूम वालिद को क्या शक्ल दिखाऊँगा कि मुझे नोटिस मिल गया, जज होते हुए अदालत का नोटिस मिल गया, तो मेरे लिए ये मरने का मुकाम है। और सिर्फ इस बात पे इस शख्स ने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे से और उसके बाद बड़े मज़े से लाहौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ज़ाहिर है उनका अपना चैम्बर है, अब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुकदमा तो नहीं लड़ पाते क्योंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों की मामलत कर रहे हैं। तो करैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं। जस्टिस हमीदुर रहमान उनका करैक्टर था, उनके करैक्टर को सलाम पेश करना चाहिए। और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो उनका करैक्टर है उसको सलाम पेश करना चाहिए। और उमर अताब बंदियाल तो क्या, कोई भी जज होता तो इस वाक़े पे उसे आबदीदा होना चाहिए, उसकी आवाज़ को भरा जाना चाहिए, उसमें रिक्कत आ जानी चाहिए। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान का रेफरेंस तो दे रहे हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जिसके ऊपर सिर्फ एक बार एतराज़ किया गया और उस शख्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन साथ ही एक सवाल पैदा हो रहा है, बार बार ये जो इस वक्त गवर्नमेंट के लोग हैं या इस वक्त जो उमर अताब बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ हैं लोग, वो ये इसी वाक़े को रेफरेंस बना के ये भी पूछ रहे हैं कि एक शख्स जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया, सिर्फ एक एतराज़ किया गया उनके ऊपर और वो मुस्ताफ़ी हो गए, जबकि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब पर रोज़ एतराज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो मैदान में खड़ी है, वो ये कह रही है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें ये बेंच कबूल नहीं और इसका फ़ैसला हम कैसे कबूल करेंगे। और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एतराज़ हो रहा है, वकला की तरफ से एतराज़ हो रहा है कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ केस आता है तो उसमें सिर्फ मखसूस किस्म के जजेस का बेंच क्यों बनाया जाता है। और जब वो बेंच बनाया जाता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि ये बेंच फ़ैसला क्या करेगा। तो इस पे अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है और बार बार कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, जिसको मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब एक ऑनरेबल आदमी है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुजारी। अब सियासी नज़रियात होने या अपनी फैमिली के कुछ लोगों के किसी और पार्टी के साथ होना, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि एक इंसान जो मुनसफ़ है वो गैर मुनसब हो सकता है या वो इंसाफ का पलड़ा जो उसको घुमा सकता है कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये अब सवाल ये किया जा रहा है जस्टिस साहब पे कि वो इकबाल हमीदुर रहमान एक इशू पे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन पे इस्तीफ़ा दे गए थे, जबकि आपके ऊपर रोज़ इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन आप इसके बावजूद उस बेंच को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि जिस बेंच के 2 मोअज़्ज़ज़ अरकान उस बेंच को छोड़ चुके हैं और उससे पहले 9 रुकनी बेंच बना और उसमें से 4 अरकान निकल गए, लेकिन आपने इसके बावजूद फ़ैसला किया। और अज़ख़ुन नोटिस जो है, जो ज़ाहिर हक़ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन वो अज़ख़ुन नोटिस जो है सिर्फ एक सियासी जमात की फेवर में क्यों लिया जाता है। तो ये वो सवाल हैं जिस पे बार बार कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जैसा फ़ैसला करना चाहिए और उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, जबकि मैं इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अगर इस तरह जजेस को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाएगा तो फिर एक वक्त आएगा कि अदालत के अंदर कोई वकील बचेगा ही नहीं। तो मैं ये चाहता था कि ये बताया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आबदीदा क्यों हुए थे और जो इनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है कि क्या इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्योंकि जस्टिस साहब पे ये एतराज़ किया जाता है कि जो हाई प्रोफाइल केस थे, जो पॉलिटिकल बड़े केस थे, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री तय करनी है, उनमें से 73 केसेस में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब शामिल थे, जबकि जो सीनियर तरीन जजेस हैं 2
उनमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उनको सिर्फ 9 हाई प्रोफाइल केस मिले और इनके साथ सरदार तारक मसूद साहब जो हैं उनके भी केसेस, उनको भी शामिल नहीं किया जाता था। तो जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उन्हें हाई प्रोफाइल केसेस से अलग कर दिया जाता था और जो जूनियर जजेज़ हैं उनके मुकाबले में उन्हें हर हाई प्रोफाइल केस में शामिल कर दिया जाता है। तो ये एक रिसर्च है जो ज़ाहिर इस वक्त वकला बार बार पेश कर रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसको भी सोचना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। इस्तीफ़ा हरगिज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर एक फुल कोर्ट बन जाए और फिर एक ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए कि जिसके तहत ये फ़ैसला किया जा सके कि किस बेंच में किस ने बैठना है और किस केस को अज़खुद नोटिस के साथ इंटरटेन करना है, किसको नहीं करना, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है।